नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री। आज के हमारे लेक्चर का विषय है साइकोन पार्ट थर्ड। जैसा कि हमने पूर्व में इसकी संरचना के बारे में बात की है, पोषण, साइकोन में पोषण, साइफा में पोषण, न्यूट्रिशन। साइफा एक निस्पंदी असनकारी फिल्टर फीडर प्राणी है जो कि छोटे छोटे जीवों, प्लैंक्टॉन्स, पलवकों एवं कार्बनिक कणों को खाता है। भोज्य जीव एवं कण जल की धारा के साथ ओस्टिया द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। कसाबित कक्षों के अंदर कॉलर कोशिकाओं के कसाबों के स्पंदन द्वारा जब जल कॉलर कोशिकाओं के कॉलर्स के संपर्क में आता है तो जल के साथ आए भोजन कण कॉलर में चिपक जाते हैं और कॉलर के सूक्ष्म विलाई, माइक्रोविलाई, भोजन कणों को फंसाने के लिए छन्ने, फिल्टर की भांति कार्य करते हैं। विलाई में फंसे भोजन कण धीरे धीरे विलाई के आधार की ओर गति करते हैं और अंत में कोइनोसाइट्स अपने कॉलर के आधार पर पहुंचे भोजन कणों को कूट पादाभों की क्रिया द्वारा, सुडोपोडियल मैकेनिज्म द्वारा निगल लेते हैं। निगले हुए भोजन कणों से कोइनोसाइट्स में खाद्य धानियां बन जाती है और खाद्य धानियों के अंदर पहले अम्लीय तथा बाद में ये इसकी पिक्चर दिखाई जा रही है आपको, कोइनोसाइट्स के द्वारा भोजन पार्टिकल्स का अंतर्ग्रहण हो रहा है, एंगल्फ किया जा रहा है। खाद्य धानियों के अंदर पहले अम्लीय तथा बाद में क्षारीय माध्यम होता है। कोइनोसाइट्स में भोजन का आंशिक पाचन होता है और फिर आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन मिज़ेनकाइम में इधर उधर घूमते हुए अमीबोसाइट्स में चला जाता है। इन अमीबोसाइट्स में भोजन का पूर्ण पाचन होता है और बिना पचा हुआ भाग जल की बाहर जाती हुई धारा के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। पचे हुए भोजन को अमीबोसाइट्स शरीर की समस्त कोशिकाओं में वितरित कर देते हैं और उनमें से कुछ कोशिकाएं या थीसोसाइट्स इस पचे हुए भोजन को भविष्य के उपयोग हेतु संचित कर लेती हैं। स्पंजेस में पाचक एंजाइम प्रोटीन, स्टार्च तथा वसा को पचाते हैं। रिस्निंग साइंटिस्ट हैं, 1971 में इन्होंने बताया कि एक स्पंज द्वारा प्राप्त किए गए संपूर्ण कणों में लगभग 80% कण कार्बनिक पदार्थ के होते हैं तथा शेष 20% के में जीवाणु, डायनोफ्लेजिलेट्स एवं अन्य पलवकी प्लैंक्टॉन्स, तैरने वाले जीव जंतु होते हैं, प्लैंक्टॉन्स। इसके अलावा साइंटिस्ट विसेनफेल ने 1976 में अपनी खोज के अनुसार बताया कि भोजन के जो कण परिमाण के 5.50 परिमाण के होते हैं, माइक्रोन परिमाण के, उनका अंतर्वाही मार्ग के आस्तर की कोशिकाएं भक्षण कर लेती है। इनहेलेंट पाथ वाली जो कोशिकाएं होती है वो इसका भक्षण कर लेती है और जो कण 5 माइक्रोन से भी कम परिमाण के होते हैं वे कोइनोसाइट्स द्वारा निगल लिए जाते हैं। अमीबोसाइट्स और कोइनोसाइट्स प्राप्त किए भोजन कणों को अन्य कोशिकाओं में स्थानांतरित करने में सक्षम होती हैं एवं अमीबोसाइट्स में भोजन को पचाने के मुख्य स्थल हैं। प्रजनन। साइफा में अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों विधियों से जनन होता है। पहला, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है एवं स्पंज के आधार संलग्न सिरे के निकट से एक उद्धर्ध आउटग्रोथ की उत्पत्ति होती है जिससे एक मुकुल बड
का निर्माण होता है और इस मुकुल के ऊपरी स्वतंत्र सिरे पर ऑस्कुलम बन जाता है और पूर्ण रूपेण वृद्धि किए हुए मुकुल या तो अपने माता प्राणी के साथ जुड़ी रहती है या उससे पृथक होकर मुक्त प्राणी बन जाती है और अपने आधार तल से चिपक कर नए स्पंज का निर्माण करती है। दूसरा प्रकार है लैंगिक जनन। साइफा एक लिंगाश्रयी जंतु है, स्पंज है, परंतु स्त्री पूर्वता प्रोटोगाइनस स्टेज के कारण इसमें केवल परनिसेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही पाया जाता है। इसमें विशिष्ट जननांगों का अभाव होता है। नर जनन कोशिकाएं शुक्राणु तथा मादा जनन कोशिकाएं अंडाणु मिजनकाइम में पाया जाता है। इनका विकास अविभेदित अमीबोसाइट से होता है जिन्हें आद्य कोशिकाएं कहते हैं और ये कोइनोसाइट से भी होता है। ये इसमें डायग्राम दिखाया गया है जिसके द्वारा इसमें ओवा दिखाया गया है ये बाद के लिए। शुक्राणु जनन। एक शुक्राणु मात्र कोशिका या स्पर्मेटोगोनियम को एक वर्धित आद्य कोशिका भी कहते हैं, परंतु गेटेनबार्ग साइंटिस्ट ने स्पर्मेटोगोनियम को एक रूपांतरित कोइनोसाइट्स बताते हुए कोइनोसाइट्स का संपूर्ण कसाबित प्रकोष्ठ एक शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है। स्पर्मेटोगोनियम बनने के बाद शीघ्र ही एक या अधिक चपटी कोशिकाएं आवरण कोशिकाओं द्वारा आवृत हो जाती हैं और इस प्रकार स्पर्मेटोसाइट्स की संरचना पूर्ण होती है। आवरण कोशिकाएं मात्र कोशिका के विभाजन द्वारा या अन्य अमीबोसाइट से बनती हैं। स्पर्मेटोगोनियम में 2 या 3 विभाजन होते हैं जिससे स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और उनसे शुक्राणु बनते हैं। एक परिपक्व शुक्राणु में एक स्पष्ट गोल सिर, एक तरंगशील पूंछ होती है। पूंछ की कसाघाती लैसिंग मूवमेंट्स द्वारा ही शुक्राणु जल में तैरकर अन्य स्पंजेस के अंदर पहुंचते हैं। अंडाणु जनन। अंड मात्र कोशिका या अंडक की उत्पत्ति एक बड़े केंद्रक युक्त आर्कियोसाइट से होती है। कभी कभी इसका निर्माण एक ऐसे कोइनोसाइट के परिवर्तित होने से होता है जिसमें भोजन की कुछ मात्रा भी संचित होती है। इसका कसाब नष्ट हो जाता है और वह मिजनकाइम में पहुंच जाती है। अंडक अमीबोसाइट्स के समान गति करता है और अन्य कोशिकाओं जैसे अमीबोसाइट्स या विशेष प्रकार की नर्स कोशिकाओं या पोष कोशिकाओं नर्स सेल्स और ट्रोफोसाइट्स को खाकर के वृद्धि करता है। दोनों परिपक्वनों विभाजनों के पश्चात अंडक से अंडाणु बन जाता है। यह स्पंज की अरिय नाल की भित्ति में रेडियल केनाल की भित्ति में स्थापित होकर किसी दूसरे स्पंज से आए शुक्राणु द्वारा निषेचित होने के लिए तैयार हो जाता है। निषेचन। साइफा में आंतरिक पर निषेचन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अंडाणुओं का निषेचन मिजनकाइम में ही होता है। एक स्पंज के शुक्राणु किसी दूसरे स्पंज के अंदर जल की धारा के साथ ही प्रवेश करते हैं और अंडाणु का निषेचन वहीं होता है। निषेचन की प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है और संभवतः सभी स्पंजों में पाई जाती है। इस प्रक्रिया में शुक्राणु पहले परिपक्व और अंडाणु की बगल की कोइनोसाइट्स में प्रवेश करता है। इसकी पूंछ संभवतः समाप्त हो जाती है और फूले हुए सिर के चारों ओर एक संपुट बन जाता है। कोइनोसाइट्स भी अपना कॉलर और कसाब छोड़कर अमीबाब हो जाती है और अब इसे वाहक कोशिका कहते हैं या नर्स कोशिका कहते हैं। अंडाणु की बाहरी सतह पर संपर्क के स्थल पर अंतर्वलन बन जाता है जिससे वाहक कोशिका को एक शंकु जैसे गर्त में ग्रहण कर लिया जाता है। संपुट जिसमें शुक्राणु होता है या शुक्राणु का सिर है अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है।
गैटन बाय साइंटिस्ट द्वारा और अन्यों के अनुसार वाहक कोशिका भी शुक्र अंडाणु के साथ संगलित हो जाती है, परंतु ड्यूबोस्क तथा ट्यूजेट के अनुसार अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात यह पृथक हो जाती है। शुक्राणु के सिर और अंडाणु के संगलन के फलस्वरूप युग्मनज बन जाता है। ये इसमें डायग्राम दिखाया गया है, दिस वन, जिसके अंदर दिखाया गया है ए के अंदर दिखाई दे रहा है स्पर्म्स तैरते हुए और स्पर्म्स इनसाइड कॉलर कोशिका के अंदर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। अंदर की तरफ उसमें मेसेनकाइम के अंदर न्यूक्लियस राइब्ड ओवम दिखाई दे रहा है, परिपक्व ओवा। फिर उसके अंदर देखिएगा बी के अंदर देखिएगा कोइनोसाइट्स और कॉलर कोशिकाएं दिखाई दे रही है, उसमें से नर्व सेल्स बन गई है जो उसको ग्रहण कर रही है और वो अंदर की तरफ श्रिंक हो रही है, क्लियर कट। तो इस प्रकार से इसके अंदर निषेचन की क्रिया होती है और जायगोट बन जाता है। भ्रूणिकी या परिवर्धन। प्रारंभिक भ्रूणिक अवस्था। विदलन, सर्वप्रथम विदलन। निषेचित अंडे में मात्र स्पंज की मेसेनकाइम में परिवर्धन प्रारंभ हो जाता है। इसमें समान, इक्वल व पूर्णभंजी होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। पहले 3 विभाजन ऊर्ध्वाधर होते हैं जिनके फलस्वरूप 8 कोरक खंड ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं। चौथा विभाजन क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, जिससे 2 सोपानों में टीयर्स में 16 कोरकखंड बन जाते हैं। नीचे के कोरकखंड या नीचे के सोपान की 8 कोशिकाएं जो पितृक कोएनोडर्म के साथ में और अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं वृहत खंड कहलाते हैं। इनसे पिनेकोडर्म का निर्माण होता है। ऊपरी सोपान की 8 कोशिकाएं छोटी होती है और इन्हें लघु खंड कहते हैं। ये कोशिकाएं कोइनोडर्म इस तरह बनाती हैं। वृहत कोशिकाएं लघु वृहत खंडों का विभाजन कुछ समय के लिए रुक जाता है और ये कुछ गोलीय आकार धारण कर लेती हैं कोशिकाएं। वृत्तखंड लघु खंडों में तेजी से समसूत्री विभाजन होता है और इस प्रकार अनेक लघु खंड बन जाते हैं, जिससे अंदर की ओर ब्लास्टोसील्स की ओर कसाब बन जाते हैं, जिनमें अंदर की ओर अर्थात ब्लास्टोसील्स की ओर कसाब बन जाते हैं। इस अवस्था में भ्रूण को ब्लास्टुला कहते हैं और जिसके अंदर दोनों सोपानों के बीच एक कोरक गुहा पाई जाती है, ब्लास्टोसील। ड्यूबोस्क तथा ट्यूजेट ने स्पंज की इस अवस्था को स्टोमोब्लास्टुला अवस्था कहा है। स्टोमोब्लास्टुला रीजन। स्टोमोब्लास्टुला अवस्था में इसका एक भाग अनेक छोटे छोटे लंबे एवं कसाबित लघु खंडों का होता है और दूसरा भाग जबकि 8 गोलीय वृहत खंडों का बना होता है और कोरक गुहा वृहत खंडों के बीच से एक छिद्र या मुख द्वारा बाहर खुलती है। इस मुख का उपयोग चारों ओर की अमीबोसाइट्स के भक्षण के लिए किया जाता है। दिस इज द डायग्राम। ये लार्वा अवस्था। एम्फीब्लास्टुला। स्टोमोब्लास्टुला में प्रतिपन इन्वर्सन प्रक्रिया द्वारा अंदर का भाग मुख मार्ग से उलटकर बाहर निकल आता है और जिससे वॉल्वॉक्स की भांति कसाब बाहर की ओर आ जाते हैं। इस अवस्था में भ्रूण एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहलाता है। क्योंकि इसके आधे भाग में कसाब होते हैं जबकि दूसरे आधे भाग में कसाब नहीं होते हैं। कसाबित कोशिकाएं या लघु खंड संकरे होते हैं तथा अगले भाग का अधिकांश भाग बनाते हैं। अकसाबित कोशिकाएं या वृहत खंड बड़े एवं संख्या में 8 होते हैं तथा पिछले भाग को बनाते हैं। अब
एम्फीब्लास्टुला लार्वा अपनी मात्र मेसेनकाइम में नहीं रुकता बल्कि अलग होकर के स्पंज गुहा में आ जाता है, स्पंजोसील में, और बाहर निकलने वाली जलधारा के साथ में बाहर निकल जाता है। एम्फीब्लास्टुला कुछ समय तक जल में स्वतंत्रतापूर्वक तैरता रहता है। तैरते समय इसका कशाभित ध्रुव आगे की ओर रहता है एवं कसाबों के स्पंदन द्वारा तैरने के लिए बल प्राप्त होता है। गैस्ट्रुला अवस्था। कुछ समय पश्चात एम्फीब्लास्टुला स्थिर हो जाता है और उसमें गैस्ट्रुला भवन होता है, गैस्ट्रुलेशन। इस अवस्था में वृहद खंडों में अधिक तेजी से विभाजन होता है इन कंपेयर टू लघुखंड। लघुखंड में धीरे हो जाता है और वृहद खंडों में ज्यादा तेज होता है। इससे लार्वा का कशाभित भाग अंदर की ओर धंसता चला जाता है और अंततः कणिकामय अकशाभित अर्धांध से ढक जाता है, आधे भाग से ढक जाता है, कणिकामय भाग से ढक जाता है। अब यह दोहरी भित्ति का गैस्ट्रुला लार्वा बन जाता है, जिसमें निचले भाग में प्रतिपन की ओर एक कोरक रंध्र बन जाता है या होता है। पश्च लार्वा अवस्था या कायांतरण, पोस्ट लार्वल पीरियड और मेटामॉर्फोसिस। शीघ्र ही यह लार्वा अपने कोरक रंध्र वाले सिरे द्वारा किसी आधार तल पर चिपक जाता है और अपने मुक्त दूरस्थ सिरे से एक बेलन के रूप में बढ़ने लगता है। इसी सिरे पर ऑस्कुलम बन जाता है। दिस इज द डायग्राम। ऑस्कुलम बन जाता है और बेलन की भित्ति में अनेक छोटे छोटे छिद्र या ओस्टिया बन जाते हैं। कणिकामय अकशाभित बाहरी कोशिकाएं बाह्यपिनेकोडर्म, स्क्लेरोब्लास्ट तथा पोरोसाइट्स को बनाती है। अंदर की ओर की कशाभित कोशिकाओं को कोइनोडर्म में विकास होने के साथ ही उससे कार्यशील कोइनोसाइट्स, आद्य कोशिकाएं एवं अन्य अबिपोसाइट्स बन जाते हैं। इस प्रकार जिलेटिनस अकोशिकीय मेसेनकाइम की कोशिकाओं की व्युत्पत्ति दोनों भ्रूणीय स्तरों से होती है। अब शिशु साइफा ओलियंथस अवस्था में पहुंच जाता है, जो एक सरल एस्कॉन प्रकार के स्पंज से बहुत कुछ मिलता जुलता होता है। इसमें अरियलानों के मुकुलन द्वारा, अरिय या रेडियल कैनाल्स के मुकुलन द्वारा वयस्क या साइकोनोब प्रकार की अवस्था की व्युत्पत्ति होती है और ये रेडियल कैनाल्स शिशु स्पंज के मध्य भाग में पहले बननी प्रारंभ होती है, जो ऊर्ध्वाधर रूप से वृद्धि करती रहती हैं। कशाभित कोइनोसाइट्स अरिय नालों में स्थानांतरित हो जाती हैं और कंटिकाओं तथा नाल तंत्र सहित मध्य स्तर में वृद्धि हो जाने से शरीर भित्ति की मोटाई में और अधिक वृद्धि हो जाती है। इससे और अधिक शाखा निकलने तथा विभेदीकरण द्वारा निवह कॉलोनी का विकास हो जाता है। धन्यवाद।